हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर 9 पढ़ने के लिए आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। और चैप्टर 9 है उपसहसुजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे उपसहसुजन यौगिक होते क्या हैं, उनके गुण क्या हैं और उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कितना कुछ कवर हो पाता है। तो उपसहसुजन यौगिक होते क्या हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे ये है K4FeCN6 और इसको ऐसे लिखते हैं, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको ऐसे बोलते हैं। और इसमें देखिए इतनी चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है और ये पोटेशियम यहाँ लिखा हुआ है। ये एक ठोस पदार्थ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, जैसे हमारे पास जल है और इसमें हम ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6 में मिलाएं, K4FeCN6 को इसमें डालें तो क्या होगा। K4FeCN6 जो है ये लवण है और ये जो है आयनाइज हो जाएगा, यानी ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम आयन कितने हैं, 4 हैं, और FeCN6 यानी FeCN6 इस पर 4 माइनस है। इसको अभी समझते हैं कि क्यों इस पे 4 माइनस है, क्यों इस पे यहाँ पर 4K लिखा है। लेकिन देखिए इसको जल में घोलने पर ये आयनाइज हो गया। अगर आपने देखा होगा कि सिंपल जैसे NaCl होता है, NaCl को जल में घोलने पर क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो ये धनायन है, ये ऋणायन है। कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं ये धनायन और ऋणायन। लेकिन इसमें ये धनायन है और ये ऋणायन है। लेकिन ऋणायन क्या है, ऋणायन जटिल है। आप देख रहे हैं ऋणायन जो है थोड़ा जटिल दिख रहा है। तो जटिल को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जटिल नहीं है यहाँ पर ऋणायन। तो ये एक सरल लवण है, सिंपल लवण है और ये जो है उपसहसुजन यौगिक है। और इसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि जब हम इसको जल में घोल रहे हैं तो यहाँ पर ये धनायन मिल रहा है और ये ऋणायन मिल रहा है। मैं लिख देता हूँ, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इसमें ऋणायन जटिल है, कभी धनायन जटिल होता है, कभी ऋणायन दो में से एक जटिल होगा। अगर दो में से एक जटिल है या दोनों जटिल हैं तो फिर वो क्या है, उपसहसुजन यौगिक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया यहाँ हमारे पास है CONH3 6Cl3, ये एक यौगिक है। इसको हमने आयनाइज किया, जल में घोला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CONH3 6 और इसके ऊपर 3 प्लस है, प्लस 3Cl माइनस। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो धनायन है ये थोड़ा जटिल है और ये जो ऋणायन है ये क्या है, सरल है। तो यहाँ ऋणायन जटिल है, यहाँ धनायन जटिल है, कोई बात नहीं, और दोनों ही जटिल हो सकते हैं किसी एग्जाम्पल में। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया उपसहसुजन यौगिक का और ये भी एक एग्जाम्पल लिया उपसहसुजन यौगिक का। तो आखिर इसे उपसहसुजन यौगिक क्यों कहते हैं, तो हम इसी से इसको समझाते हैं और इसे हम उपसहसुजन यौगिक क्यों कहते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो FeCN6 है इसमें Fe से 6 Cn ऐसे जुड़े हुए हैं, ये Cn इसमें 6 Cn है। तो 6 Cn इसमें ये उपसहसुजक बंध बना रहे हैं इसके साथ। तो उपसहसुजक बंध बनाते हैं तो, और यहाँ पर Fe पर कितना चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है और प्रत्येक Cn पर एक एक माइनस चार्ज है।
Cn पर एक एक माइनस होता ही है, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो याद रखिए साइनाइड आयन पे एक माइनस चार्ज होता है। और यहाँ जो Fe यूज़ है ये डबल प्लस चार्ज वाला है, फेरस आयन है। तो 4 माइनस और 2 प्लस, यानी टोटल 2 प्लस 2 माइनस से निरस्त हो जाते हैं। तो कितने माइनस बचे? 4 माइनस। तो हम सारे यहाँ के साइन हटा देते हैं और हम जो टोटल बचा वो लिखते हैं, यानी जो 4 एक्सेस हैं, 2 प्लस 2 माइनस यहाँ पर न्यूट्रलाइज हैं, तो 4 माइनस एक्सेस है उसको हमने लिखा। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस पर कितने माइनस हैं? 4। और इन 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए, जैसे पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, आप जानते हैं पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, 1 प्लस होता है। तो 1 प्लस है लेकिन यहाँ पर 4 माइनस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 के चाहिए, क्योंकि 1 के पर 1 प्लस होता है, तो 4 के होंगे तो 4 प्लस होगा। तो इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो जितने ये जो कंपाउंड्स हैं, जैसे इसमें यहाँ पर हमने चार्ज नहीं शो किया है, यहाँ पर चार्ज शो कर रहे हैं, तो इसमें पोटेशियम ये जो है धनायन है, और यहाँ पर ये जो Fe है ये भी जो है धनायन, एक तरह से कैटायन ही है, लेकिन ये सेंटर में है, और ये जो है निगेटिव आयन है साइनाइड आयन, लेकिन ये उपसहसवन बंध बना रहे हैं। तो जब इसको हम जल में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, आयनाइज करते हैं, तो ये बंध नहीं टूटते। ये जो ये वाले बंध हैं, ये जो उपसंयोजक बंध हैं, ये बंध नहीं टूटते हैं, और इस कारण से ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहता है विलयन में। तो ये जो हम लिखते हैं ऐसे, जैसे फिर से लिख देते हैं K4FeCN6 दैट गिव्स 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो ये जो FeCN6 के ऊपर 4 माइनस हैं, ये जटिल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, संकर आयन है। इसमें इन्हीं बंधों की वजह से ये और आगे इसमें साइनाइड आयन अलग अलग नहीं हो पाते। अभी अगर जैसे हम बात करें, जैसे मान लिया K2SO4 Al2SO4 .24H2O, ये तो आप जानते हैं क्या है, ये है फिटकिरी। फिटकिरी को भी आप जल में घोलेंगे तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएंगे, यानी सब पूरे जितने सिंपल आयन में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये उपसहसवन यौगिक नहीं है, ये लवण है। ये देखिए पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक लवण है, ये डबल साल्ट है। फिटकिरी जो है द्विक लवण है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह की बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये फिटकिरी जो है उपसहसवन यौगिक नहीं है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उपसहसवन यौगिक। तो उपसहसवन यौगिक को अगर कोई पूछे कि कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि उपसहसवन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो यदि हम अगर उनको जलीय विलयन में रखें, तो जलीय विलयन में उनमें धनायन या ऋणायन में से कोई एक जटिल आयन होता है, उत्पन्न होता है, और या फिर दोनों ही जटिल होते हैं, और उस जटिल आयन में उपसहसंयोजक बंध होते हैं, और वो जो है टूटते नहीं हैं, वो एकदम इंटैक्ट रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। तो इसलिए जटिल आयन अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है उसमें जलीय विलयन में। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा, अगर साइनाइड आयन अलग हो जाते तो हमें ये सिंपल ऋणायन मिल जाता, लेकिन सिंपल ऋणायन नहीं मिल रहा है यहाँ। अब अगर इसकी बात करें K4FeCN6 की बात करें, तो यहाँ पर ये जो Fe है, ये जो Fe है, मिटाते हैं, ये जो Fe है ये एकदम सेंटर में रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमेशा मेटल ही होता है, तो इसको हम लिख देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो चूंकि यहाँ पर ये डबल प्लस स्टेट में है इसलिए आयन है, कभी कभी उस पर चार्ज नहीं रहता है तो वो फिर वो परमाणविक फॉर्म में रहता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या है?
ये सिंपली जो है धनायन होता है, तो ये धनायन है। और इसमें जो बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट में ये सब लिखे रहते हैं, यहाँ जैसे साइनाइड लिखा हुआ, साइनाइड है, तो ये क्या है, ये लिगेंड है, और इसको हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, ये लिगेंड है। और लिगेंड मतलब जो जुड़ा हुआ होता है, लिगेट मतलब होता है जोड़ना, से टाँके जो होते हैं, लिगेट करना, टाँके लगाना, या लिगेज। तो लिगेट जो है, लिगेंड जो है वो जुड़ा रहता है सेंट्रल एटम से, तो वो आयन जो जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम से वो लिगेंड कहलाते हैं। तो ये लिगेंड है। यहाँ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। ये CN जो है सेंट्रल एटम के चारों तरफ होते हैं लिगेंड। इस बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर कोई धनायन ऋणायन है तो फिर वो लिगेंड नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर है तो फिर वो क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पर ये लिगेंड है। और ये जो पूरा यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपसहसंयोजन परिसर। उपसहसंयोजन परिसर, तो ये पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होता है ये उपसंयोजन परिसर होता है। और ये जो होता है यानी इधर जो होता है, यानी बड़े ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर चाहे उधर, बड़े ब्रैकेट से अलग जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आयनन परिसर। तो ये है आयनन परिसर। और परिसर का मतलब यहाँ जैसे ये आयनन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये पूरा चूंकि Fe के चारों तरफ से साइनाइड लगे होते हैं, तो पूरा जैसे स्फीयर मतलब एक पूरा गोलाकार होता है, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये आयनन स्फीयर है, ये पोटेशियम यहाँ पर जो है। और इसमें चूंकि धनायन ये है, ऋणायन ये है, तो इसलिए इसमें अतिरिक्त कोई और ऋणायन बाहर ब्रैकेट के नहीं है। अगर यहाँ पे धनायन नहीं होता है तो ये ऋणायन का काम करता है, और फिर इसके इधर ऋणायन होता है। तो जटिल आयन जब धनायन होता है तभी इधर जो है कोई ऋणायन होता है। तो वो दूसरे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, और उपसंयोजक बंध जो इसमें मैंने बताए, जैसे यहाँ 6 उपसंयोजक बंध हैं। तो ये जो यहाँ पर बंध दिख रहे हैं, तो ये यही इसकी उपसहसंयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, उपसहसंयोजक बंध है। और ये जो लिगेंड हैं इनके पास लोन पेयर होते हैं, अयुग्मित इनके पास जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब क्या, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि HCN जो होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले जाएं तो क्या होगा, इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, CN की तरफ चले गए। तो एक बॉन्ड जो H और CN के बीच में था, जैसे कि हम लोग बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, एक लाइन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। तो ये इस पर जो साइनाइड आयन है, जब हम Cn माइनस लिखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि C के पास जो है ये लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये किसी को उपसहसंयोजक बंध के लिए डोनेट कर सकता है बनाने के लिए। उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो कोई चैनल पर ही दूसरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने उपसहसंयोजक बंध को समझाया है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य आयनों अणुओं लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं उपसहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, उपसहसंयोजक बंधों के साथ जुड़े होना किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो बहुत आसान है डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैंने इसका एक बता दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अभी हम लोग आगे वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो
आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिगेंड को समझते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड अभी बताया जैसे यहाँ एग्जाम्पल में कि ये जैसे बड़े ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर सेंट्रल एटम के चारों तरफ ये CN बॉन्ड बना रहा है, उपसर्जक बंध बना रहा है, तो CN क्या है? लिगेंड है। तो CN जो है यहाँ पर CN माइनस ये लिगेंड है। एक CN पर एक माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर 6 हैं, टोटल माइनस चार्ज 6 हैं। तो वे अणु या आयन, इसको हम अणु तो कह नहीं सकते, ये आयन है, तो ये आयन यहाँ जो है लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। और कई बार यहाँ पर अणु भी होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे लिखें CONH3 6, यहाँ पर Cl3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में अमोनिया लिखा हुआ है। तो अमोनिया क्या है? अमोनिया आयन तो है नहीं, अमोनिया अणु है। तो वे अणु या आयन जिनमें उसके किसी परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं और CN माइनस में यहाँ कार्बन के पास है। तो उसके किसी परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे वो दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, उसका अष्टक तो अपना पूर्ण है, तो वो दूसरों के साथ साझेदारी कर सकता है। एकदम से नहीं उन इलेक्ट्रॉनों को देगा, लेकिन वो उपसर्जक बंध बना सकता है। तो वो दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। उसका वो परमाणु, जैसे इसमें यहाँ कार्बन दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा और यहाँ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, इसका दाता परमाणु ये है, इसका दाता परमाणु ये है। तो लिगेंड में कम से कम एक दाता परमाणु होना ज़रूरी है, तभी वो लिगेंड की तरह कार्य करेगा। अब लिगेंड बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने लिखा OH माइनस, Cl माइनस और NH3 तो है ही है, NH2 माइनस और H2O। तो इनमें सब में जिस पे माइनस है उस पे तो लोन पेयर होता ही है। जैसे ये HOH है, H2O है, तो इस पर अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा और इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो एक्चुअल में OH पर जो माइनस दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि H का भी एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया है। तो यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। हम लिखने को ऐसे OH माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर O पर लोन पेयर होते हैं। और H2O में भी पहले से 2 होते हैं, तो उनको भी हम शो नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि होते हैं। और जब ये इधर शिफ्ट हो जाता है तो O के पास जो है 3 लोन पेयर हो जाते हैं और एक माइनस चार्ज हो जाता है और H पर प्लस आ जाता है। तो ये लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो लिगेंड बहुत सारे होते हैं। अब कोई लिगेंड, जैसे यहाँ पर इतने सारे लिगेंड मैंने बनाए, अगर वो लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो फिर उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, यानी एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेट। अगर वो 2 बना सकते हैं तो बाइडेंटेट, 3 बना सकते हैं तो ट्राइडेंटेट। तो इस तरह से एक अणु या आयन कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये है NH2 और CH2 NH2, ये एक अणु है। ये जो अणु है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 और यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये तो आप जानते हैं क्या है, एथिलीन है। और जब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर 2 NH2 लग जाते हैं, यानी एक इधर एक इधर। तो ये एथिलीन
डाईएमीन हो जाता है। तो एथिलीन डाईएमीन को हम शॉर्ट में EN कहते हैं। सिंबल जो है इसका EN लिखते हैं, एथिलीन डाईएमीन। और एथिलीन डाईएमीन को इसमें आप देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, तो ये यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से भी बनाएगा। तो इसको जैसे मान लिया, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है COEN थ्राइस, ये है, और यहाँ पर मान लिया Cl3 है। तो सेंटर में कौन है? CO है, और EN कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर ये इस तरह के 3 हैं, यानी EN कितने हैं? 3 हैं। तो ये CH2 NH2 NH2। अब ये एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से। अब ये देख रहे हैं 2 बॉन्ड बना रहा है CO में, तो ये एक EN है, एक EN ऐसे बॉन्ड बना रहा है। अब अगर दूसरा भी देखें, CH2 और यहाँ पर NH2, तो एक ये इधर से, एक ये इधर से, ये भी बना रहा है। और एक इधर से देखते हैं, CH2 NH2, तो ये बना रहा है। तो यहाँ टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो एक EN है, ये पूरा एक EN है, ये पूरा एक EN है, एथिलीन डाईमीन है। तो ये एक EN 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ये द्विदंतुर है, यानी बाइडेंटेट है। इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट, यानी ये तो सेम ही है, बाइडेंटेट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब EN 3 है, 1 2 3। लेकिन चूंकि EN बाइडेंटेट है, 2 बंद बना सकता है, तो टोटल जो है 2 3 6, यानी टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6। तो इसकी समन्वय संख्या, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसंयोजन संख्या है, वो क्या है? 6 है। तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं टोटल। तो ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो 2 जगह से, अब जैसे ये है, मान लिया COO माइनस ऑक्सलेट आयन, ये भी यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो जिस भी मेटल के साथ ये जुड़ेगा, यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, मान लिया, और COO है, इधर से भी मान लिया ये OOC और OOC है, यानी ऑक्सलिक। तो इधर से भी ये ऐसे 2 बॉन्ड बना लेगा, जितने भी होंगे। तो ये जो COO माइनस है, ये जो है यहाँ पर, इसको हम ऑक्सलेटो लिगेंड का नाम ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेटो कहते हैं, OX लिखते हैं। इसका नामकरण आगे देखेंगे आगे वीडियो में। तो फिलहाल ये OX है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा, मान लिया ये Cr है, और यहाँ हमने लिखा OX2 और EN2, तो 2 दूनी ज़्यादा हो गया, बस इतना ही लिखते हैं। अब इतना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OX कितने हैं? 2 हैं। तो एक OX 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 दूनी 4, टोटल बॉन्ड यहाँ 4 बनेंगे। यहाँ EN 1 है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी द्विदंतुर है, ये भी द्विदंतुर है। तो 2 दूनी 4 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड टोटल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। तो ये जो है OX द्विदंतुर लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऑक्सलेट M को, जैसे मान लिया है ये M है, ये चौक को अगर हम M माने, और ये 2 बॉन्ड बना रहा है ऐसे, तो जैसे इसको ये पकड़ रहा है, तो जैसे 2 दांत से पकड़ना, जैसे हम कोई चीज़ मुंह में रखते हैं तो सारे दांत उसको चारों तरफ से दबा देते हैं, तो कितने दांत हैं उसके इसको होल्ड करने के लिए। तो OX जो है एक तरह से बाइडेंटेट है, क्योंकि 2 तरह से, अगर 3 से वो पकड़ रहा है तो त्रिदंतुर है। 4 से, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग लिगेंड को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं,
जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, एथिलीन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन है। और अब इसमें इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, एथिलीन डायमीन, ये एथिलीन डायमीन है। अब ये इसकी दंतुरता, इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये द्विदंतुर है। इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर हम CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस ये लगा दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि CH3COO माइनस क्या है, ये एसीटेट आयन है, एसीटेट है। इसको अगर पूरा फुल में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं COO माइनस। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके हम इसको किसी से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन कम करके N से जोड़ दिया गया है, तो ये जो है एसीटेट आयन यहाँ पर इससे जुड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस चार्ज है, तो इनके पास, सबके पास लोन पेयर है, तो 4 दाता परमाणु तो यहाँ हो गए, यानी 4 बॉन्ड ये बना सकता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो टोटल 6 दाता परमाणु इसमें हो गए और उनका लोकेशन अलग अलग है। तो इस तरीके से ये जब अब ये एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका जो नाम होता है, इस टेट्रा मतलब 4 है, एसीटेट आयन से बना है, तो एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टेटो, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, EDTA। तो इस पर कितने माइनस हैं, 4 हैं, तो हम इसको हम EDTA और 4 माइनस ऐसे करके लिखते हैं। तो EDTA जो है एक लिगैंड है और हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट मतलब 6 डेंटिसिटी है इसकी। तो पूरे लिगैंड, जैसे मैंने बताया कि ये मोनोडेंटेट, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षटदंतुर, तो हेक्साडेंटेट, ये सब जितने लिगैंड हैं इनकी पूरी लिस्ट है। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको पूरा याद कर लीजिए, इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे, बाद में यूज़ होंगे। तो ये अब जैसे इसको आप देख रहे हैं EDTA 4 माइनस को, एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टेटो, ये जब किसी से, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने इसको लिखा CO और लिखा EDTA, तो अब एक EDTA अकेला CO के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या है, 6। इसकी जो ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी है, 6 है। और लेकिन ये हेक्साडेंटेट है, अकेला ही 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका नामकरण हम आगे पढ़ेंगे। अब इस पे टोटल माइनस चार्ज कितने हैं, 4 हैं। और अगर मान लिया इस पर जो है 3 प्लस हैं, इस पर 4 माइनस है, तो टोटल 1 माइनस इस पे एक्स्ट्रा आएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए मान लिया यहाँ पोटेशियम लगा हुआ है। तो इस तरह के हम यौगिक आगे देखेंगे जिसमें लिगेंड्स यूज़ करेंगे कई सारे। तो लिगेंड्स की पूरी लिस्ट जो है मेमोराइज होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, उसको याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट टॉपिक है उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था K4 FeCN6, इसमें जो Fe है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, मतलब उस पर आवेश कितना है, यानी वो किस आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था में है, निकालने के लिए जैसे आप 11th में रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो पढ़े हैं उसमें नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, बहुत आसान है। अब जैसे ये है, ये हमें नहीं पता है तो इसको x मान लीजिए, और पोटेशियम का कितना होता है 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोटेशियम का 1 होता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में सबका क्या होगा 1 होगा, +1। सेकेंड ग्रुप में है तो +2 होगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि कौन कौन एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और Cn पर एक माइनस चार्ज होता है, ये भी आप याद रखिए, Cn पर माइनस चार्ज 1 होता है, और टोटल Cn कितने हैं 6 हैं, और पूरे पर आवेश कितना है यहाँ 0 है। तो पूरे पर 0 है तो यहाँ पर 4 + x - 6 = 0, तो x - 6, 4 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया, बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +2। तो यहाँ पर Fe जो है ये +2 स्टेट में है, यानी Fe पर 2+ चार्ज है। तो इसका सीधे से मतलब यही हुआ कि टोटल माइनस और टोटल प्लस ये बराबर होना चाहिए। कोई भी ये जैसे उदासीन यौगिक है तो पोटेशियम इसमें 4 है, सब पे 1 प्लस है, तो 4 प्लस ये हो गए 2, या 4 2 6 प्लस हो गए, 6 माइनस, तो बैलेंस है। तो कोई भी एग्जाम्पल हो उसमें अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे हमारे पास ये है मान लिया Cr और अमोनिया ट्वाइस और Cl4, तो इसमें माइनस है प्लस, मान लिया ये यौगिक है। तो इसको भी आप निकाल लीजिए बहुत आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे Cr को आप x मान लीजिए, पोटेशियम का 1 होगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में है। तो अमोनिया जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो ये 0 है, और Cl पर -1 होता है × 4, और पूरे पर क्या है 0 है चार्ज। तो यहाँ 1 + x - 4 = 0 हो गया, तो x - 3 = 0, x = +3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। जैसे FeCO5 ये एक यौगिक है, इसमें कहीं ना इधर धनायन है ना इधर ऋणायन है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये जो CO है ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, जिसको हम यहाँ पर कार्बोनिल पढ़ते हैं। तो ये CO पर कोई चार्ज नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर कहाँ कोई चार्ज होता है, आपको याद है कि CO ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, CO2 होता है, इस पर कहाँ कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, CO3 पर 2- चार्ज होता है, तो CO3 तो यहाँ यूज़ है नहीं, यहाँ पर CO है। तो इसको अगर हम x मानेंगे तो ये 0 × 5, पूरे पर 0 है, तो x + 0 = 0, x = 0। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Fe की क्या है 0 है। और भी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे K3, एक एग्जाम्पल और देखते हैं K3Fe, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल मेरे सामने C2O4 होल थ्राइस ये है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि Fe को आप x मानेंगे, पोटेशियम 1 × 3, क्यों, क्योंकि एक पोटेशियम पर 1 होता है। ऑक्जेलेट, इस चीज़ को आप याद रखिए कि जो ये
COO माइनस है ये, इसको हम C2O4 माइनस माइनस भी लिखते हैं, और यही यहाँ पर यूज़ हुआ है C2O4। तो ये ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेट आयन है, तो इस पर कितना होता है, -2 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। तो लिगेंड की जो लिस्ट होती है, लिगेंड की लिस्ट में ये मिल जाएगा कि इस पर कितना चार्ज होता है। तो वो अगर पता है तो आप बस चार्ज रख दीजिए सबका, और टोटल पे इस पर कोई चार्ज है नहीं, 0 कर दीजिए। तो 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो गया, +3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इस चैप्टर के आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।